कोलारस तहसील में टॉपर रहा अपने में। साथ साथ फिर 12th क्लास के में शिवपुरी में एडमिशन हुआ मेरा, तो वहाँ भी टॉपर रहा। बहुत कम अमाउंट जो मेरे पास आता था और उसमें ही मैंने अपना गुजारा करके यहाँ तक पहुँच। सेकेंड ईयर में मेरी जॉब लग गई थी, तो थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक हो गई और साथ साथ मैं तैयारी करता रहा। तो वर्तमान में इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं प्री दे रहा हूँ, तो मेंस की भी चीज़ों को साथ लेके। तो इंटरव्यू की तैयारी में प्री और मेंस के टाइम से ही अपना एक जो टारगेट रहता है उसको सामने दीवार पर चिपका लो, उसके बाद वो फोकस करें। और साथ साथ अपने मम्मी पापा का फोटो साथ में लगा लो। नहीं है कि हर कोचिंग करने वाले का सिलेक्शन हो, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो कोचिंग नहीं ली है और उनका सिलेक्शन हुआ, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करें प्री के लिए। सर आप जैसे लोग हैं सर तो पढ़ाई में जो हमारी हेल्प करते हैं। तो जॉब के साथ चुनौतियां तो आती हैं, क्योंकि हमारी जो जॉब रहती है वो 24 घंटे की जॉब रहती है। तो कभी भी कॉल आ जाए, कहीं से भी फील्ड से, फील्ड की जॉब रहती है तो कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो एक बैग साथ में लेके चलते हैं, पानी की बोतल साथ में लेके चलते हैं, उसमें किताब पड़ी रहती है, जहाँ भी मौका मिलता है पढ़ाई करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन तक। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। दोस्तों, आज मैं हूँ इंदौर के बबुरकुआ क्षेत्र में। तो आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स यहाँ पर रह के कैसे तैयारी करते हैं। पहले हम इनके बारे में जानेंगे, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, और जानेंगे कोचिंग जॉब के साथ इनने एमपीपीएससी की तैयारी कैसे की, क्या क्या चुनौतियाँ आई इनको। तो इस टाइप से सभी क्वेश्चन हम आज लेंगे। तो सबसे पहले जाने सर, नमस्कार, वेलकम टू सिलेक्शन तक। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं सर। सर, आप अपने बारे में बताइए कुछ। जी, जैसा कि दोस्तों मेरा नाम प्रदीप राजे है। मैं शिवपुरी ज़िले की कोलारस तहसील का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और साथ साथ मैं एमपीपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। सर, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं कुछ। जी, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो ग्रामीण क्षेत्र से ही हुई है। फिर 9th क्लास में मैं कोलारस आया तो मैंने काफ़ी डीप स्टडी की और मैं कोलारस तहसील में टॉपर रहा अपने में। साथ साथ फिर 12th क्लास के में शिवपुरी में एडमिशन हुआ मेरा, तो वहाँ भी टॉपर रहा मैं। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया और साथ साथ एमपीपीएससी की तैयारी की। तो ये मेरा दूसरा प्रयास था, इसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। सर, आपको सिविल सर्विस के बारे में कहाँ से जानकारी ली, किसने मोटिवेट किया इस फील्ड में आने के लिए। सिविल सर्विस के बारे में जानकारी, एक भैया हैं तो वो हॉस्टल के सीनियर रहे हैं हमारे, उनका सिलेक्शन हुआ था, तो इस वजह से मुझे वहाँ आने की प्रेरणा मिली। सर, आप अपने बारे में बताएंगे, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि कमज़ोर है, हम तैयारी नहीं कर सकते, तो उनके लिए इस टाइप से क्वेश्चन। देखो, पारिवारिक पृष्ठभूमि में कुछ खास है नहीं है। पापा खेती करते हैं, नॉर्मली, ज़्यादा भी खेती नहीं है। एक लोअर क्लास फैमिली से ही हूँ मैं। लेकिन अब जॉब लग गई है तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय बहुत कम अमाउंट जो मेरे पास आता था और उसमें ही मैंने अपना गुजारा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। पापा खेती करते हैं, कृषक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हॉस्टल में रह के 4 साल हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है। उसके बाद मैं सेकेंड ईयर में मेरी जॉब लग गई थी, तो थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक हो गई और साथ साथ मैं तैयारी करता रहा। तो वर्तमान में इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं एमपीपीएससी 2019 वाला। सर, मैं जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब के साथ आपने अपनी तैयारी को, एमपीपीएससी की तैयारी को कैसे बरकरार रखा, और क्या चुनौतियाँ आई वहाँ पे तैयारी करने में। देखो, जॉब के साथ चुनौतियाँ तो आती हैं, क्योंकि हमारी जो जॉब रहती है वो 24 घंटे की जॉब रहती है। तो कभी भी कॉल आ जाए, कहीं से भी, फील्ड से, फील्ड की जॉब रहती है तो कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो एक बैग साथ में लेके चलते हैं, पानी की बोतल साथ में लेके चलते हैं, उसमें किताब पड़ी रहती है, जहाँ भी मौका मिलता है पढ़ाई करते हैं। और अब तो वर्तमान में सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हो चुका है, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो चुके हैं। और सर आप जैसे लोग हैं सर तो पढ़ाई में जो हमारी हेल्प करते हैं, तो काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड हो चुका है। तो ऑनलाइन स्टडी काफ़ी की मैंने, ये था। सर, आपकी प्री और मेंस की रणनीति क्या रही, और क्या प्री और मेंस की एमपीपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग का कितना रोल रहता है। जी, सबसे पहले मैं कोचिंग का बताना चाहता हूँ कि ये कोचिंग का इतना विशेष रोल नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो गरीब पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उनका सबसे पहले यही रहता है कि बिना कोचिंग के सिलेक्शन शायद ना हो हमारा, और कोचिंग वाले एक मोटी फीस वसूलते हैं, तो ये उनके सामने समस्या रहती है। तो मैं उन सभी के लिए कहना चाहता हूँ कि कोचिंग एक माध्यम हो सकता है तुम्हारा, लेकिन ये नहीं है कि हर कोचिंग करने वाले का सिलेक्शन हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो कोचिंग नहीं ली है और उनका सिलेक्शन हुआ है। हाँ, जिस चीज़ को हम 1 साल में कवर करेंगे, कोचिंग वाला उसको 6 या 7 महीने में कवर करा देगा। थोड़ा एक राइट डायरेक्शन मिल जाता है कोचिंग के थ्रू,
लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कोचिंग का इतना विशेष महत्व रह नहीं गया है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, तो काफ़ी हद तक वो बेनिफिशियल रहता है। आपके प्री और मेंस की क्या रणनीति रही जी। प्री का मैंने सेल्फ किया तैयारी, कुछ ऑनलाइन चीज़ें थीं, यूट्यूब से पढ़ाई की, कुछ जो एजुकेशन वाले चैनल हैं जहाँ से, और मेरी जो रणनीति थी उसमें मैंने सबसे ज़्यादा टेस्ट पर फोकस किया। मैं जहाँ भी मौका मिलता था ऑनलाइन टेस्ट लगाता रहता था, और साथ ही कुछ जो ट्रेडिशनल बुक रहती हैं जैसे लूसेंट हुई है, एएमपी का कोई से किसी भी पब्लिकेशन का एक बुक ले लो, या जो अभी नया सिलेबस में आयोग जोड़े हैं तो उन तरीके की चीज़ें जो ट्रेडिशनल बुक थी उनसे ही पढ़ाई की है। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा है मैंने उसमें, लेकिन साथ साथ मेरी जो मेन फोकस था वो टेस्ट पर था। मैं काफ़ी टेस्ट लगाए, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी टेस्ट दिए हैं, तो ये मेरी बेस्ट रणनीति थी। और सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करें प्री के लिए। और मेंस की क्या रणनीति रही इसमें? जी, मेंस के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी एक, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए की थी, लेकिन वहाँ भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। लेकिन वहाँ भी जो मेंस में सबसे जो स्टूडेंट को सबसे बड़ी दिक्कत आती है, पेपर अटेम्प्ट की दिक्कत आती है, क्योंकि 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एक स्पीड मेंटेन करने के लिए। तो आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की मैंने, और जितने भी टेस्ट थे, जहाँ टेस्ट होते थे, मैंने टेस्ट ज़रूर लगाए, क्योंकि जो मेरे जो सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा अहम रोल है वो अपने आंसर राइटिंग का ही रोल है। क्योंकि मेंस में जो बच्चे बाहर होते हैं सबसे ज़्यादा उन्हें दिक्कत आती है आंसर राइटिंग में, क्योंकि पेपर टाइम से पूरा नहीं कर पाते। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा। एक भी टेस्ट जहाँ कोचिंग में संस्थान में मेरा होता था मैंने नहीं छोड़े। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मैंने टेस्ट दिए, तो ये मेरी रणनीति थी उसके लिए। सर ज़्यादातर अधिकतर बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि प्री और मेंस की तैयारी करते समय में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई? चुनौतियाँ का तो ऐसा है कि हर तीसरे दिन एमपीपीएससी करने तैयारी करने वाले को लगता है कि अब छोड़ दें, मतलब हर तीसरे दिन लगता है कि अब हमसे नहीं होगा। लेकिन एक खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए हमारे पास पूरा संसार पड़ा रहता है। तो ये सबसे मेन चीज़ रहती है कि हमें अपना एक जो टारगेट रहता है उसको सामने दीवार पर चिपका लो, उसके बाद वो फोकस करें, और साथ साथ अपने मम्मी पापा का फ़ोटो साथ में लगा लो कि उनने जो हमसे अपेक्षाएं रखी हैं, उनके एक जो शक्ल हमें बार बार दिखती रहेगी तो हमें लगेगा कि हाँ, हमें उनके लिए कुछ करना, अपने लिए नहीं। तो ये एक सबसे मेन चीज़ रहती है कि एक टारगेट पर फोकस करके हम, कि हमें पाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आगे। तो ये मुझे मोटिवेट करता रहा था उसमें। सर आपने मेंस के समय अपने सेल्फ नोट्स को कितना कंप्लीट किया, और अपने जैसे कि मार्केट से कौन कौन से नोट्स किस टाइप से आपने प्रिपेयर किए? और सेल्फ नोट्स का ना तो मेरे पास इतना टाइम था और ना मैंने बना। हाँ, कुछ कोचिंग संस्थान में जो उनने एट द मोमेंट लिखवाए थे वो थोड़े बहुत थे, बाकी के जो मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है वही चीज़ें मैंने थी उनमें अंडरलाइन करता गया, और एक आध सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। इसके अलावा जो मार्केट में मटेरियल है या जो कोचिंग संस्थान ने मटेरियल दिया उन्हीं को डीप स्टडी की, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लिखने पर फोकस किया। जो मेंस की स्ट्रेटजी रहती है बेसिकली जो सभी बताते हैं, और वो ज़्यादा कारगर भी रहती है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो कौन सा अटेम्प्ट है, आपने जो एमपीपीएससी मेंस प्री और मेंस क्लियर किया है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। इसमें मैंने एक बार अंडर ग्रेजुएट बैच में था, तब दिया था जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उस समय मेरा फ्री निकला था, लेकिन उस समय मैंने मेंस दिया नहीं था। लेकिन ये दूसरा प्रयास था मेरा 2019 वाला, तो इसमें मैं प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस हुआ और इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ मैं। अच्छा सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कि आपको उस वक्त आपने मेंस दिया था, तो जी। आपको उस वक्त कैसा लग रहा था कि मेंस निकलेगा या नहीं निकलेगा, कैसा लगता था? नहीं, मैं अपनी तैयारी को लेके संतुष्ट था, और मुझे विश्वास, खुद पर विश्वास है। हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये हम कर सकते हैं, और मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने पास्ट में अपना बेस्ट दिया, और मैं जो भी कुछ काम करता हूँ अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपना 100% दिया, और मुझे विश्वास था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन होगा। हाँ, हालांकि मेंस बिगड़ा था थोड़ा बहुत मेरा, जैसे फर्स्ट पेपर था बिगड़ा था, लेकिन वो सभी का बिगड़ा था। तो ये नहीं था कि हाँ, उससे सिलेक्शन रुक जाएगा मेरा। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे आज ही विश्वास है कि फाइनल सिलेक्शन तक मैं ज़रूर जाऊँगा। जी। सर जैसे कि जिस दिन मेंस का रिजल्ट आया था, आपको उस दिन कैसा लग रहा था? जी, मेंस का रिज़ल्ट आया, मैं ऑनलाइन ही था। जैसे ही रिज़ल्ट अपलोड हुआ तो मैंने पीडीएफ खोली। पीडीएफ खोली तो उसमें ऊपर पीडीएफ पर रोल नंबर सर्च करते हैं हम लोग, कि वो रोल नंबर सर्च करने से जो रोल नंबर होगा पूरा देखना नहीं पड़ेगा, अपना वो आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले सर्च किया तो उसमें नहीं आया, क्योंकि जो पीडीएफ थी ना वो ऐसे डिज़ाइन की गई थी, वो रोल नंबर सर्च करने से सर्च हो नहीं रहा था। तो मैं बिल्कुल ऐसा लगा कि बस अब काटो तो खून नहीं, ऐसी कंडीशन बनी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन रुक नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है, सिलेक्शन होगा मेरा।
तो फिर मैं दोबारा मैंने उसको रीचेक किया दोबारा, तो ऊपर से नीचे स्क्रॉल किया उसको, उसमें भी मेरा नाम नहीं था, क्योंकि जो रोल नंबर डिज़ाइन किए गए थे उसके रिजल्ट में वो ऐसे क्षैतिज रूप में थे। तो फिर भी मैंने सोचा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सिलेक्शन ना हो, बहुत मेहनत की है और काफ़ी मेरे टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे थे। फिर मैंने दोबारा से एक बार फिर रीचेक किया, हाँ, क्षैतिज रूप से दोबारा चेक किया, तो फिर मेरा रोल नंबर मिल गया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मेहनत की उसके बाद कोई परिणाम आता है तो कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने मेंस दिया, आपका मेंस क्वालिफाइड हो गया, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी की आपने क्या रणनीति बनाई है, कहाँ से और कैसे तैयारी कर रहे हैं? जी, देखो मेरा हमेशा से एक चीज़ रही है कि अगर मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ में, तो मैं मेंस की आगे सोच के चलता हूँ कि हाँ मेंस भी मुझे देना है प्री के साथ। तो जो कुछ चीज़ें ऐसा लगता है मुझे कि ये मेंस में आने की संभावना है, तो मैं उनको अंडरलाइन कर लेता हूँ या माइंड में लेके चलता हूँ कि हाँ मेंस भी देना है। क्योंकि पीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर तुम इंटरव्यू तक पहुँचे हो और बाहर हो, तो यानी मतलब बाहर हो। जो प्री में डिस्क्वालीफाई हुआ है और जो इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। तो हमारा टारगेट जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था, तब तक हम पीएससी में बाहर ही हैं। तो मेरा हमेशा एक ही रहता था कि मैं प्री दे रहा हूँ तो मेंस की भी चीज़ों को साथ लेके, तो इंटरव्यू की तैयारी मैं प्री और मेंस के टाइम से ही सोच के चलता, दिमाग में थी मेरे में कि मैं मेंस दे रहा हूँ तो ये संभावना बन सकती है कि मुझसे शायद इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। तो उसी समय से मैं कुछ जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोडेड हैं जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनकी, तो वो देखता रहता था। और एक माइंड में था कहीं ना कहीं कि हाँ मुझे आगे चल के ये चीज़ तक फेस करना है, तो चीज़ें मैं देखता रहता था, ये था मेरा। सर आप इंदौर में रह रहे हैं, आप जी। जब भी जैसे मेंस की तैयारी करने के लिए आए थे, अभी इंटरव्यू के लिए रह रहे हैं, तो आपका इंदौर में रहने का अनुभव क्या रहा है, कैसा माहौल है यहाँ का? जी, इंदौर एक पीएससी वालों के लिए मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड है इंदौर में। जो भंवरकुआ क्षेत्र है, यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले ही मिलते हैं। और एक मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि तुम इंदौर आके तैयारी करो, लेकिन इंदौर का एक इतना रोल है कि यहाँ आके तुम्हें एक माहौल मिल जाएगा, या तुम बेस्ट तरीके से अपना दे सकते हो। और फिर सारी चीज़ें छोड़ के आते हो घर से, तो हमें भी लगता है कि नहीं हम छोड़ के आए हैं, जैसे मैं हूँ, मैं जॉब छोड़ के आया हूँ या छुट्टी लेके आया हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम अपना बेस्ट दें, तो एक इंदौर में माहौल मिल जाता है। तो ये माहौल के लिए बेस्ट जगह है। और यहाँ सारे लोग अपने कॉम्पिटिटर मिलते हैं, तो हमें पढ़ने को लिए प्रेरित करते हैं। सर आप सिलेक्शन तक के दर्शकों के लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे? जी, मैं सिलेक्शन तक के दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि ये अब जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखें। और हर दूसरे दिन हमें लगेगा कि नहीं अब हो नहीं पाता है, कुछ ऐसी अनियमितताएँ चल रही हैं वर्तमान में कि 2019 का अभी तक नहीं हो पाया है। तो अपने कॉन्फिडेंस बनाए रखें, तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर, चीज़ें बदलेंगी, सारी चीज़ें होंगी। और सभी सभी के लिए शुभकामनाएँ। सर आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और आप काफ़ी ऊँचाइयों तक जाएँ। सभी दोस्तों के लिए सभी की शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। थैंक यू सर, आपने सिलेक्शन तक के लिए टाइम दिया। थैंक यू सर।